हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज के वीडियो में हम लोग BEGS 183 इसका कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। पार्ट 1 में ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, जिसमें हम लोगों ने एग्जाम का पैटर्न, क्वेश्चंस कैसे आते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं वो सब मैंने पार्ट 1 में आपको बता दिया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं रेफर करे तो आप लोग पहले जाके पार्ट 1 रेफर करके आना, और फिर ये पार्ट 2 है तो पार्ट 2 आप बाद में देखना। ओके, पहले आप लोगों को पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम का पैटर्न समझ नहीं आएगा उसके बिना। ओके, तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं टॉपिक 5 से। ऑलराइट, टॉपिक 5 आपसे पूछ रहा है 3 टाइप्स ऑफ स्टडी स्किल्स। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, व्हाट आर द 3 मेजर टाइप्स ऑफ स्टडी स्किल्स, ब्रीफली डिस्क्राइब ईच। ऑलराइट, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है और एस्से में भी आ सकता है, तो इसलिए इसको डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, देखो सबसे पहले समझते हैं स्टडी स्किल्स होती क्या है। अगर एक क्लास में देखो दो स्टूडेंट्स हैं, ओके, दोनों सेम क्लास में हैं, उनके पास सेम बुक्स हैं, सेम टीचर है, सेम सिलेबस है, लेकिन एक स्टूडेंट 85% मार्क्स ला रहा है और दूसरा 55%। तो ऐसा क्यों होता है? देखो बहुत बार ऐसा होता है कि इंटेलिजेंस की वजह से होता है, इंटेलिजेंट है एक बच्चा एक नहीं है, बट इसके अलावा दूसरी चीजें भी है जो मैटर करती हैं, और वो होती है स्टडी स्किल्स। ओके, बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों में जो है वो है स्टडी स्किल्स का। ओके, तो स्टडी स्किल्स का मतलब होता है ऐसे मेथड्स और टेक्निक्स जो हमें पढ़ने, याद रखने और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने में मदद करते हैं। ओके, स्टडी स्किल्स आपको नाम से पता लग रहा है ऐसी स्किल्स जो पढ़ाई करने में हेल्प करती है ना। तो पढ़ाई करने में हमें क्या करना होता है? पढ़ना होता है, याद रखना होता है, अच्छा फिर उसको परफॉर्म करना होता है, पेपर में जाकर अटेम्प्ट करना होता है, तो इसी को हम स्टडी स्किल्स कहते हैं। ठीक है, बेसिकली स्मार्ट तरीके से पढ़ना जो है वो स्टडी स्किल्स आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्टडी स्किल्स कितने टाइप की होती हैं। तो स्टडी स्किल्स बेसिकली 3 टाइप की होती हैं। ओके, तीनों टाइप को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आ जाती है आपकी एक्यूजेशन स्किल। ओके, देखो एक्यूजेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को रिसीव कलेक्ट करना या फिर कलेक्ट करना। ओके, आप कैसे इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रहे हो, कैसे इकट्ठी कर रहे हो, वो होता है, यानी कि लर्निंग करने की बिल्कुल बेसिक शुरुआत। इसमें आपकी रीडिंग, लिसनिंग, लेक्चर अटेंड करना, लाइब्रेरी में बुक्स ढूंढना, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेना, नोट्स वगैरह बनाना, ये सब जो है आपका एक्यूजेशन स्किल्स में आता है। ठीक है, जैसे कि अभी आप ये वाला पीडीएफ अगर मेरे से परचेज करते हो तो पहले आप एक्यूजेशन स्किल्स कर रहे हो ना, आप ये पीडीएफ ले रहे हो, टीचर की क्लास सुन रहे हो, जैसे ये यूट्यूब पे लेक्चर सुन रहे हो, तो ये सब क्या है? आपकी एक्यूजेशन स्किल है। ठीक है, सोचो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लो। अगर आप लोगों को एक बकेट में पानी भरना है तो पहला काम क्या होगा? पानी कलेक्ट करना है ना, कि कहाँ से पानी लेना है वो सोचना। वैसे ही लर्निंग में पहला काम होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, यानी कि एक्विजिशन स्किल्स। ओके, फिर आती है आपकी रिकॉर्डिंग स्लैश स्टोरेज स्किल्स। अब मान लो इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर ली, लेकिन अगर उसे ऑर्गेनाइज ही नहीं किया तो एग्जाम के टाइम पे आप सब भूल जाओगे। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप होता है स्टोरेज स्किल्स का। ओके, स्टोरेज स्किल्स क्या होती है? इंफॉर्मेशन को फ्यूचर के लिए सेफ और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखना। जैसे कि आप लोग, बहुत लोग ये पीडीएफ खरीदोगे और उसके बाद आप लोग इसमें से नोट्स बनाओगे, फ्लो चार्ट्स बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, अपनी छोटी छोटी एक चीट शीट बनाओगे कि अच्छा मुझे लास्ट टाइम पे क्या क्या रिवाइज करना है, तो ये सब है ना। जैसे आप लोग एक लॉन्ग चैप्टर पढ़ते हो, स्कूल में जब पढ़ते थे तो एक लॉन्ग चैप्टर पढ़ते थे, फिर उससे रिलेटेड समरी बनाते थे, नोट्स बनाते थे, है ना। तो यही सब होती है आपकी रिकॉर्डिंग स्टोरेज स्किल। इससे क्या होता है, जैसे कि आप बहुत बड़ा चैप्टर है, आप लगा लो 50 पेज का चैप्टर है, आप उसको 5 पेज में समराइज कर दोगे और वो आपके एक तरह नोट्स हो जाएंगे जो आपको रिकॉर्ड स्टोर करने हैं। ओके, फिर आती है आपकी ऑर्गेनाइजिंग स्लैश यूजिंग स्किल्स। ये तीसरा और लास्ट स्टेज आता है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी कर ली है हमने, स्टोर भी कर ली है, अब उसका यूज करना है, तो इसी को हम लोग कहते हैं यूजिंग स्किल्स या फिर ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। इसमें बेसिकली एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेजेंटेशन, सिंथेसाइजिंग जो हमने पढ़ा था पार्ट 1 में, ये सब आता है। यानी जो नॉलेज आपने सीखी है उसको प्रैक्टिकल आउटपुट में कन्वर्ट करना। ओके, जैसे कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसके नोट्स बना लिए, अब एग्जाम में आंसर लिखना है, तो यहाँ पे आएगी आपकी यूजिंग स्किल। ओके, यही होती है तीनों स्किल्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों मिलकर एक कंप्लीट जो है लर्निंग साइकिल बनाती है। कैसे? पहले आप एक्वायर करते हो, फिर आप स्टोर करते हो और फिर आप उसे यूज करते हो। ऑलराइट, तो यही आपका पूरा मेथड है। पेपर में ही बहुत बार क्वेश्चन आता है, ऐसे राइटिंग में भी आता है, तो आपको याद रखना है अच्छे से। ऑलराइट, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग।
क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू एडिट एंड प्रूफ रीड योर राइटिंग। ओके, देखो एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग को एक ही चीज समझते हैं काफी लोग, बट ऐसा नहीं होता। एक्चुअली दोनों अलग प्रोसेस हैं और राइटिंग के लास्ट स्टेजेस में आते हैं, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले एक सिचुएशन सोचो आप लोग। मान लो आप लोगों ने एक एस्से लिखा है, ठीक है, किसी भी चीज पे, जैसे एक एस्से लिखना था आपको, आपने लिखा, उसमें आपने इंट्रोडक्शन लिखा, बॉडी उसकी लिखी, अंदर वाली चीजें, कंक्लूजन लिखा। अब क्या एस्से आप लोग सीधा सबमिट कर देते हो? जैसे कि आप एग्जाम्स वगैरह लिखते हो तो उसमें पूरा आंसर लिखते हो और डायरेक्ट सबमिट कर देते हो? नहीं ना। अगर आप बिना चेक किए सबमिट कर दिया तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ग्रामर एरर आ सकता है, सेंटेंस ही गलत हो सकते हैं, तो एग्जामिनर पर बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। इसलिए राइटिंग कंप्लीट होने के बाद आप दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स करते हो, दैट इज एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। ओके, एडिटिंग क्या होता है? एडिटिंग का मतलब होता है कंटेंट को इम्प्रूव करना, यानी देखना जो हमने लिखा है वो क्लियर, लॉजिकल और प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं, ठीक है। तो एडिटिंग सिर्फ ग्रामर चेक करने के लिए नहीं होती, इसमें पूरी राइटिंग को इम्प्रूव करा जाता है। बेसिकली आप इसमें देखते हो एडिटिंग में कि क्या आपके आइडियाज क्लियरली समझ आ रहे हैं, क्या पैराग्राफ का सीक्वेंस, कोहेशन को हमने जो पढ़ा था, कोहेशन कोहेरेंस ये बन रहा है कि नहीं, आर्ग्यूमेंट्स लॉजिकल है या नहीं, मैसेज जो हम देना चाह रहे हैं वो सामने वाले को पढ़ के समझ आएगा या नहीं, या फिर कुछ ऐड या रिमूव करना है। ओके, तो इसी को कहते हैं हम लोग एडिटिंग। ऑलराइट, एडिटिंग में आपको पता होना चाहिए कि एस्से का इंट्रोडक्शन बहुत जैसे कि वीक हो सकता है, बॉडी अच्छी हो सकती है, तो आपको एडिट करनी पड़ती है चीजें। ओके, अगर हम एडिटिंग हमें समझ आ गया, अब हम इसके कंपैरिजन में पढ़ते हैं। देखो प्रूफ रीडिंग क्या होता है। अब मान लो आपका कंटेंट बिल्कुल परफेक्ट है, अब सिर्फ छोटी छोटी लैंग्वेज मिस्टेक्स रह गई हैं, उन्हें करेक्ट करना जो होता है वो प्रूफ रीडिंग होता है। प्रूफ रीडिंग में आप बेसिकली जो होता है स्पेलिंग मिस्टेक्स देखते हो, ग्रामर देखते हो, पंचुएशन, कहाँ फुल स्टॉप कहाँ कॉमा ये सब लगेगा, या फिर कैपिटल लेटर्स, फॉर्मेटिंग, यानी कि लैंग्वेज की फाइनल चेकिंग। ओके, तो ये आप इसमें देखते हो। ऑलराइट, तो आपको डिफरेंस समझ आ गया। एडिटिंग में बेसिकली आप कंटेंट को और इम्प्रूव करते हो, वहां पे प्रूफ रीडिंग में आप लैंग्वेज को, ग्रामर, स्पेलिंग, ये सब छोटी छोटी गलतियां देखते हो, और एडिटिंग में आप पूरी स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हो, पूरे आइडियाज को चेक करते हो। ऑलराइट, तो तीन आपको इसमें देखो इंपॉर्टेंट, मैं रीजंस बता दूं, तीन चीजें क्यों हमें एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, इसकी तीन। सबसे पहले तो अगर राइटिंग में बहुत मिस्टेक्स होंगी तो रीडर को लगेगा कि राइटर केयरलेस है, तो हमें राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर सेंटेंसेस ही कंफ्यूजिंग है तो रीडर आपकी बात समझ ही नहीं पाएगा, है ना। और तीसरा, एक क्लीन और एरर फ्री आंसर एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन डालता है, तो ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे, दैट इज टॉपिक 7। आपका टॉपिक 7 आपसे पूछ रहा है स्टोरेज स्किल्स एंड रिडक्शन डिवाइसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टोरेज स्किल्स, व्हाट आर रिडक्शन डिवाइसेस इन नोट टेकिंग। ओके, देखो ये टॉपिक मैं पहले ही बता दूं, 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये सिर्फ डेफिनेशन वाला टॉपिक नहीं है। इसमें आपको ये समझना है कि पढ़ाई के बाद इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर किया जाता है, और फास्ट नोट टेकिंग के लिए रिडक्शन डिवाइसेस कैसे यूज किए जाते हैं, कि क्या क्या आपको नोट्स बनाने होते हैं, तो क्या क्या नहीं लिखना होता। ओके, तो सबसे पहले एक सिचुएशन सोचो, जैसे कि आप समझो आपने आज पूरा दिन जो है पढ़ाई करी है। ओके, एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया, एक दूसरा चैप्टर भी पढ़ लिया, और एक हफ्ते बाद तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। अब एग्जाम से एक दिन पहले क्या आप फिर से सारी बुक्स को पढ़ोगे, सब कुछ फिर से उठाओगे? नहीं ना। तो फिर रिवीजन कैसे करोगे? तो यहीं पर जो है आपकी स्टोरेज स्किल्स का रोल स्टार्ट होता है। ओके, तो स्टोरेज स्किल्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन हमने रीडिंग या लिसनिंग से सीखी है उसे इस तरह रिकॉर्ड और ऑर्गेनाइज करना कि बाद में उसे आसानी से रिवाइज और यूज किया जाए। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन को फ्यूचर के लिए सेव करना, इसी को हम स्टोरेज स्किल्स कहते हैं। ठीक है, स्टोरेज स्किल्स की जरूरत क्यों होती है? तो जैसे कि आप समझो एक इग्नू का स्टूडेंट है, उसने पूरी 300-500 पेज की एक बुक पढ़ी है, ठीक है, लेकिन नोट्स नहीं बनाए। अब एग्जाम से पहले उसे फिर से पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। और दूसरी तरफ एक स्टूडेंट है जिसने हर चैप्टर के सिर्फ 2 पेज के नोट्स बनाए हैं, तो उसे एग्जाम से पहले सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज करना होगा। तो कौन ज्यादा इजीली रिवाइज कर पाएगा? वही बच्चा जो नोट्स बना रहा है। तो इसीलिए जो है स्टोरेज स्किल्स लर्निंग को इजी और इफेक्टिव बनाती है, और इसलिए जरूरी होती है। ओके, स्टोरेज स्किल्स में देखो क्या क्या आता है, आपको पता होना चाहिए। इसमें नोट टेकिंग, हाइलाइटिंग, आउटलाइन, इंडेक्स कार्ड, डायग्राम, ये सब इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के तरीके हैं। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में अगर देखें तो देखो नोट टेकिंग हमें पता है,
जब टीचर पढ़ा रहा हो या आप बुक कर रहे हो तब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लेते हो शॉर्ट फॉर्म में, उसे हम नोट टेकिंग कहते हैं। ठीक है। हाईलाइटिंग, आप बुक में इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हो। ओके। आउटलाइन होता है पूरे चैप्टर को हेडिंग और सब हेडिंग के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना। इंडेक्स कार्ड आपके आ जाते हैं, छोटे छोटे कार्ड्स पर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या फॉर्मूला लिखना। और डायग्राम्स देखो आपके आ जाते हैं, कभी कभी इंफॉर्मेशन को फ्लो चार्ट के रूप में आप समझते हो ना, तो वो होते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं रिडक्शन डिवाइसेस पर। ठीक है। रिडक्शन डिवाइसेस क्या होती हैं? देखो, मान लो टीचर बहुत फास्ट बोल रही है, बहुत तेज तेज समझा रही है, ठीक है, या फिर लेक्चर बहुत लंबा है, बहुत लेंदी है, तो अगर आप हर वर्ड लिखने लगोगे तो आपका लेक्चर जो है मिस हो सकता है। तो आप क्या करोगे, यहीं पर आप अपनी रिडक्शन डिवाइसेस का यूज करोगे। तो रिडक्शन डिवाइसेस ऐसे टूल्स होते हैं जो नोट टेकिंग को फास्ट और इजी बना देते हैं। मतलब कि कम लिखो लेकिन मीनिंग जो है वो सेम रहे। ओके। तो रिडक्शन डिवाइसेस को बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड करा गया है। एक है आपकी एब्रीविएशंस और एक है सिंबल्स। ओके। टाइप वन आता है एब्रीविएशन, जब आप वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हो, जैसे कि देखो एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं, गवर्नमेंट को आप GOVT लिख देते हो, है ना, डिपार्टमेंट को आप DEPT लिख देते हो, इंफॉर्मेशन को INFO लिख देते हो। तो ये होते हैं एब्रीविएशंस। ओके। जैसे डॉक्टर को हम DR लिखते हैं, ये सब। ओके। तो नोट टेकिंग में भी आप ऐसी डिवाइसेस यूज करते हो। फिर आता है टाइप टू, दैट इज सिंबल्स। सिंबल्स भी राइटिंग को शॉर्ट बनाने के लिए यूज होते हैं। सिंबल्स बेसिकली देखो ये होते हैं, जब आप एंड को ऐसे लिख देते हो, है ना, इक्वल के लिए आप ये सिंबल यूज कर लेते हो, और बिकॉज के लिए आप ये सिंबल यूज कर लेते हो, तो ये सारे सिंबल्स। ओके। तो यही जो है बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर हम देखें रिडक्शन डिवाइसेस का बेनिफिट क्या होता है, तो देखो टाइम सेव होता है आपका, कम लिखना पड़ता है आपको। आप टीचर फास्ट भी बोल रही है तो भी आप नोट्स कंप्लीट कर सकते हो, है ना। नोट्स शॉर्ट और ऑर्गेनाइज्ड बनते हैं आपके, और पूरा चैप्टर जो है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। रिवीजन के टाइम आप सिर्फ नोट्स वगैरह पढ़ सकते हो। ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं टॉपिक 8 पर, दैट इज पर्सुएसिव राइटिंग। ऑलराइट। देखो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सुएसिव राइटिंग, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज कॉमनली यूज्ड इन इट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ऐसे राइटिंग में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप अपने दोस्त को बोलते हो यार हेलमेट पहनकर बाइक चलाया करो। ओके। आपने सिर्फ उसे एक सजेशन दिया कि यार हेलमेट पहन लिया कर जब भी बाइक चलाए। ठीक है। तो अगर आप सिर्फ इतना बोलकर चुप हो जाओ तो शायद वो सीरियस ही नहीं लेगा। आप उसे बड़ी कैजुअली बोल रहे हो यार हेलमेट पहन लिया कर जब बाइक चलाए, है ना। लेकिन अगर आप उसे बहुत चीजें साथ में रीजंस देके बोलो, आप जैसे उसको बोलो यार हेलमेट से लाइफ बच जाएगी अगर एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी हेलमेट कंपलसरी कर दिया वरना फाइन लगेगा, और तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को भी सेफ फील रहेगा कि तुम सेफ हो, है ना। तो अब आप सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, अब आप उसे कन्विंस कर रहे हो, है ना। तो इसी को हम पर्सुएसिव राइटिंग कहते हैं। सिंपल, जब आप दूसरों को ना कन्विंस करने की कोशिश करते हो, रीजंस देने की कोशिश करते हो बेसिकली। ओके। तो देखो पर्सुएसिव राइटिंग क्या होती है। पर्सुएसिव राइटिंग एक ऐसी राइटिंग होती है जिसका पर्पस होता है रीडर को किसी बात पर अग्री करवाना, ठीक है, किसी व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट करवाना, या फिर किसी एक्शन के लिए दूसरे को मोटिवेट करना। ओके। तो सिंपल वर्ड्स में पर्सुएसिव राइटिंग इज इक्वल टू किसी को अपनी बात से कन्विंस करना। ओके। ये कहाँ कहाँ यूज होती है? ज्यादातर जो है ये ओपिनियन आर्टिकल्स में यूज होती है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट में यूज होती है, पॉलिटिकल स्पीचेस, डिबेट, आर्ग्यूमेंटेटिव, ऐसे इन सब में यूज होती है। ठीक है। देखो पर्सुएसिव राइटिंग की स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज यूज्ड इन पर्सुएसिव राइटिंग। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी होती है क्लियर क्लेम। सबसे पहले राइटर को अपनी पोजीशन क्लियर रखनी होती है। रीडर को शुरू में ही पता चल जाना चाहिए कि राइटर किस बात को सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि आप कोई पॉलिटिकल वो देखते हो आर्टिकल, तो आपको पता लग जाता है कि ये जो लिख रहा है ये किसके सपोर्ट में है, बीजेपी या फिर कांग्रेस, है ना। तो ऐसे करके ही जो लिख रहा है ना राइटर, उसका स्टांस जो है वो क्लियर होना चाहिए। ओके। दूसरा आता है स्ट्रैटेजी 2, सपोर्टिंग एविडेंस। सिर्फ ओपिनियन देना इनफ नहीं होता, उस ओपिनियन को सपोर्ट भी करना पड़ता है। तो पीडीएफ के अकॉर्डिंग एविडेंस में फैक्ट्स हो सकते हैं, स्टेटिस्टिक्स आ सकते हैं, एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, एक्सपर्ट के ओपिनियंस आ सकते हैं। तो ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक पर्सुएसिव राइटिंग लिख रहे होते हो। ओके। क्योंकि आपको दूसरे को कन्विंस करना है तो आपको रीजन देने पड़ेंगे। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था, जब आपने बोला उसे कि हेलमेट पहन लो तो आपने उसको रीजंस दिए, है ना। तो वो रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलराइट। अब आती है इसकी स्ट्रैटेजी नंबर 3, दैट इज अड्रेसिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स।
यानी कि ये बहुत ही, देखो ऐसी है, इसमें क्या होता है, हर इशू के दो साइड होते हैं, हर एक चीज अच्छी बुरी हो सकती है ना। तो एक अच्छा राइटर जो है ऑपोजिट साइड को इग्नोर नहीं करता, वो पहले उसे एक्नॉलेज करता है और फिर लॉजिकली उसका आंसर देता है। ओके, सिंपल बात समझ आई। फिर आती है इमोशनल अपील। हर बार सिर्फ फैक्ट्स काम नहीं करते, कभी कभी इमोशंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो राइटर रीडर के इमोशन, उसकी वैल्यूज, उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अपील करता है। ओके, इमोशनली चीजें, जैसे अभी हेलमेट के टाइम पे बोला कि यार तुम्हारी फैमिली को भी सेफ लगेगा, तो ये हो गया इमोशनल अपील। ओके, फिर आता है लॉजिकल स्ट्रक्चर। आर्ग्यूमेंट रैंडम नहीं होना चाहिए, आइडियाज एक ऑर्डर में होने चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट्स को जो है लॉजिकली अरेंज करना चाहिए ताकि रीडर स्टेप बाय स्टेप कन्विंस हो सके। यानी कि आप कोई भी ऐसे लिख रहे हो तो आप पहले प्रॉब्लम बताते हो क्या है, फिर उस प्रॉब्लम के कॉज क्या है, क्यों हो रही है, उसके इफेक्ट क्या है, उससे क्या हो रहा है, और फिर सोल्यूशन, है ना। तो ऐसे लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन सिर्फ एंडिंग नहीं होता, ये रीडर को लास्ट इंप्रेशन देती है। तो कंक्लूजन में मेन पॉइंट को आप री करना चाहिए, ठीक है, ताकि रीडर को एक्शन लेने के लिए और मोटिवेट करा जाए। ऑलराइट, अब हम मूव करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे शॉर्ट नोट्स के टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन 2 आपका आता है एस्से राइटिंग, ठीक है। दो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उसमें से एक अटेम्प्ट करना होता है, 10 मार्क्स का आता है, 200 वर्ड लिखने होते हैं आपको, ठीक है। टू टॉपिक्स हमेशा आते ही आते हैं, क्रिटिकल रीडर स्ट्रैटेजीज, बहुत बार देखा गया ये टॉपिक, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। एस्से 1 हमारा, एस्से 1 देखो हमारा किस टॉपिक पे है, आपको समझ आ जाना चाहिए। बेसिकली स्ट्रैटेजीज टू बिकम अ क्रिटिकल रीडर। ओके, हमेशा हर साल आता है क्वेश्चन ऐसा आएगा, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज यू वुड अडॉप्ट टू बिकम अ क्रिटिकल रीडर। अब आपको इस पे एस्से लिखना होता है, ठीक है। तो देखो मैं आपको समझा देती हूँ क्या होता है। क्रिटिकल रीडर देखो वो होता है जो किसी भी टेक्स्ट को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करता, जो भी लिखा हुआ है उसको मान नहीं लेता, ठीक है। वो उसे क्वेश्चन करता है, एनालाइज करता है और इवैल्यूएट करता है। तो बेसिकली एक क्रिटिकल रीडर जो होता है एक स्मार्ट रीडर होता है, जो सिर्फ पढ़कर बिलीव नहीं करता, पहले सोचता है और फिर डिसाइड करता है। ओके, क्रिटिकल रीडिंग देखो जरूरी क्यों होती है। आज के टाइम में इंटरनेट पर बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन हर इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं होती। बहुत सारी फेक न्यूज भी होती हैं, बायस्ड आर्टिकल्स भी होते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी फेक हो सकती है। तो इसीलिए हर इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। इसी वजह से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को क्रिटिकल रीडिंग स्किल सिखाई जाती है, ताकि आप लोग हर चीज पे आंखें बंद करके विश्वास ना करो। ओके, अब कैसे आप एक अच्छे क्रिटिकल रीडर बन सकते हो, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। सबसे पहले आता है प्रीव्यू द टेक्स्ट, ठीक है। यानी कि रीडिंग शुरू करने से पहले टेक्स्ट को प्रीव्यू करो। पूरे आर्टिकल को आपको एकदम से नहीं पढ़ना, आप पहले देखो कि इसकी हेडिंग क्या है, इसकी सब हेडिंग्स क्या है, इंट्रोडक्शन किस बारे में दे रखा है, कंक्लूजन किस बारे में है। तो इस दिमाग से ना आपको पहले से आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ये आर्टिकल किस चीज पर बेस्ड है। ओके, फिर आता है क्वेश्चन एज यू रीड। यानी कि पढ़ते वक्त खुद से क्वेश्चन पूछो कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है, मेन आर्ग्यूमेंट क्या है इसका, या फिर एविडेंस क्या दिया गया है, क्या ये सही होगी इंफॉर्मेशन या नहीं, ये सब। ओके, फिर आता है आइडेंटिफाई द पर्पस। हर आर्टिकल का एक पर्पस होता है, पहले ये आइडेंटिफाई करो कि ऑथर का पर्पस क्या है, कि उसको इंफॉर्मेशन देना है, हमें कन्वेंस करना है, हमें एंटरटेन करना है, हमारे दिमाग को पलटना है, क्या करना है, ये पर्पस समझो, ठीक है, टेक्स्ट का। फिर आता है एनोटेट एंड हाईलाइट। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन या हाईलाइट करो और साइड में एक नोट्स वगैरह लिखो, ठीक है। जैसे कि आप बुक्स के साइड में मार्जिन में अपनी ऑब्जर्वेशन लिखते हो ना, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, स्टार मार्क कर देते हो और डाउट लिख लेते हो, एग्जाम्पल लिख लेते हो, तो ये सब एनोटेशन होती हैं। ओके, इसका बेनिफिट क्या होता है, देखो जब आप रिवीजन करोगे तो पूरा आर्टिकल आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ जो है हाईलाइटेड पॉइंट्स दे सकते हो। ओके, फिर आता है इवैल्यूएट द एविडेंस। क्रिटिकल रीडिंग का हार्ट है ये, पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर क्लेम को आप एविडेंस को इवैल्यूएट करो, कि अगर आर्टिकल कुछ भी लिख रहा है तो आप देखो कि ये नंबर रियल है या नहीं। अगर वो लिख रहा है कि 90% पानी की कमी हो गई है देश में, तो आप देखो ये सच है कि नहीं, जाके गूगल पे सर्च करो, वेरीफाई करो इन्फॉर्मेशन को। ओके, और लास्ट आता है देखो कंसिडर मल्टीपल पर्सपेक्टिव। एक अच्छा रीडर जो है एक ही साइड नहीं देखता, वो दूसरी साइड को भी समझता है और बायस्ड नहीं होता। ओके, और फिर लास्ट में ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन। अपना जो आपको लगता है कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको अपने हिसाब से समझो और वो अपना कंक्लूजन बनाओ उस चीज को लेकर, ठीक है।
तो क्रिटिकल रीडिंग से देखो आप एक बेटर थिंकर बनते हो, बेटर राइटर बनते हो और बेटर कम्युनिकेटर बनते हो, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। एसए बी जो बहुत बार आता है, कॉर्नेल नोट टेकिंग मेथड, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, डिस्क्राइब द कॉर्नेल नोट टेकिंग मेथड, हाउ इज इट यूजफुल फॉर लर्नर्स। देखो समझते हैं क्या बोल रहा है ये। देखो कॉर्नेल नोट टेकिंग मेथड होता क्या है, इसको समझो। ये एक स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक नोट मेकिंग टेक्निक है जो आपको वॉल्टर पॉक ने दी थी, नाम पता होना चाहिए, ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के थे, वॉल्टर पॉक। ओके, इन्होंने दी थी कॉर्नेल नोट टेकिंग मेथड। इसका पर्पस होता है कि नोट्स को इस तरह ऑर्गेनाइज करना कि पढ़ना, रिवाइज करना और सेल्फ टेस्ट करना सब इजी हो जाए, यानी कि स्मार्ट और ऑर्गेनाइज्ड नोट्स बनाने का तरीका एक तरह। ठीक है, देखो इसमें आप क्या करते हो, आप पेज को ना डिवाइड कर देते हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया है कैसे करना होता है। देखो सबसे पहला आता है नोट्स का सेक्शन। ठीक है, आप राइट कॉलम एक ऐसे, जैसे आप लगा लो ये पेज है, ठीक है, इसमें जो आपका राइट कॉलम होगा ना, ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ये लगा लो आप, हो गया नोट्स का सेक्शन आपके। ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, पेज के राइट साइड में होता है, इसमें आप लेक्चर या रीडिंग के टाइम में नोट्स लिखते हो। ठीक है, बेसिकली मेन पॉइंट्स, आपके डेफिनेशन, एग्जाम्पल, ये सब आता है। ठीक है, फिर पार्ट 2 होता है आपके लेफ्ट साइड पे। ठीक है, ये वाला आप लगा लो, ये हो गया। ओके, लेक्चर खत्म होने के बाद पेज के लेफ्ट साइड में एक छोटा कॉलम होता है, इसे हम क्यू कॉलम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पूरे नोट्स नहीं लिखते, यहाँ पे आप सिर्फ कीवर्ड, शॉर्ट क्वेश्चन, हेडिंग वगैरह जो होती है मेमोरी को याद करने के लिए, वो। ठीक है, फिर आपको इसके बाद आप लिखते हो पार्ट 3, दैट इज समरी सेक्शन। पेज के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा सेक्शन होता है, ये वाला, ये जो है ना, ये होता है समरी सेक्शन। इसमें आप लेक्चर या चैप्टर खत्म होने के बाद उसके 2-3 सेंटेंस की जो है समरी लिखते हो, पूरे पेज का जो ओवरव्यू होता है। जैसे यहाँ पे नोट्स थे, यहाँ पे कीवर्ड्स थे, ये फर्स्ट कॉलम था, ये सेकंड है और ये है आपका थर्ड। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो कॉर्नल मेथड कैसे यूज करते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो। जैसे मैं क्लाइमेट चेंज पे, मैं आपको कॉर्नल यही बता रही हूँ कि क्या होता है, तो आप नोट्स बना लोगे ना, यहाँ पे आप सब कुछ लिख लोगे कि क्या क्या कहाँ बनता है। यहाँ पे आप कीवर्ड्स लिख लोगे, अच्छा नोट सेक्शन होता है, क्यू कॉलम होता है, एक समरी सेक्शन होता है, और फिर पूरे पेज की समरी यहाँ बना लोगे। ओके, अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कॉर्नल मेथड के। एक तो एक्टिव लर्निंग, आप सिर्फ कॉपी नहीं करते, आप सोच कर कीवर्ड्स और समरी बनाते हो। सेल्फ टेस्टिंग, क्यू कॉलम की वजह से आप बिना नोट्स देखकर खुद को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, समरी लर्निंग को आप स्ट्रॉन्ग करते हो, जब आप अपने वर्ड्स में समरी लिखते हो तो टॉपिक आपको और अच्छे से याद होता है। रिवीजन फास्ट होती है, एग्जाम के टाइम पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ती, आप सिर्फ कॉर्नल नोट्स को देखकर एग्जाम के लिए जा सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको ये भी बताऊं तो इग्नू स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट मेथड है, क्योंकि इग्नू में क्लासेस रेगुलर नहीं होती, तो बुक्स पढ़ते वक्त आप लोग कॉर्नल मेथड यूज कर सकते हो। ऑलराइट, इजी था, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, एसए सी, 3 टाइप्स ऑफ स्टडी स्किल्स। देखो ये हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, स्टडी स्किल्स हमने ऊपर अभी पढ़ी थी, इसी पार्ट में हमने पढ़ा था, ऊपर स्टडी स्किल्स से स्टार्ट करा था हमने। टॉपिक 5, 3 टाइप्स ऑफ स्टडी स्किल्स, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये हम नहीं करेंगे फिर से, मैंने आपको ये करवा दिया था ऑलरेडी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑन अ गिवन टॉपिक। ये आपका क्वेश्चन 3 आता है। ठीक है, आपको देखो बहुत बार पता होना चाहिए कॉम्पोजिशन राइटिंग में डिफरेंस क्या होता है। बहुत लोगों को लगता है कि एस्से और कॉम्पोजिशन को सेम है, लेकिन ऐसा नहीं होता, दोनों में डिफरेंस होता है। देखो एस्से में किसी टॉपिक को एक्सप्लेन या डिस्कस किया जाता है, जबकि कॉम्पोजिशन में आपको एक टॉपिक पर प्रॉपर फ्लो के साथ लिखना होता है, यानी कि एक ही टॉपिक पे आप उसका इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये सब लिखते हो। ठीक है, आज हम देखो पहले जो है कॉम्पोजिशन का फॉर्मेट समझेंगे, उसके बाद उसके सैंपल देखेंगे। सैंपल में समझाऊंगी नहीं, सैंपल आप ऐसे ही खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि कॉम्पोजिशन होता क्या है। देखो कॉम्पोजिशन का सिंपल मतलब होता है अपने थॉट्स और आइडियाज को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखना, यानी कि जो भी टॉपिक दिया गया है उसके बारे में आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना है। सिर्फ पॉइंट्स लिख देने से कॉम्पोजिशन नहीं होता, उसमें फ्लो होना चाहिए, एक पैराग्राफ से दूसरा नेचुरली कनेक्ट होना चाहिए। ओके, तो एग्जाम में किस टॉपिक पे आते हैं मैं आपको बता दूं। देखो इस टॉपिक पे बहुत बार सब कुछ आया है, एयर पोल्यूशन हो गया, और आपका वाटर कंजर्वेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, एजुकेशन अवेयरनेस, ऑनलाइन लर्निंग, इन सब टॉपिक्स पे बहुत बार आए हैं। 200 से 250 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना होता है कॉम्पोजिशन। ठीक है,
मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देती हूँ कैसा होता है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हो, 2-3 लाइनें आती हैं इसमें, ठीक है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपको जनरल स्टेटमेंट डेफिनेशन कुछ ऐसा लिखना होता है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक एयर पोल्यूशन पे अगर आप लिख रहे हो तो आप पहले बताओगे कि एयर पोल्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया हमारी कंट्री में, ठीक है, और ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। ओके, ये हो गया पार्ट आपका इंट्रोडक्शन। फिर आता है बॉडी। बॉडी में आप सब कुछ कॉजेज, इफेक्ट, सोल्यूशन ये सब लिखोगे और कंक्लूजन में आप समराइज कर दोगे। ये चीज का जो है आपको फॉर्मेट जो है फॉलो करना होता है कॉम्पोजिशन के लिए। ऑलराइट, अब देखो, बहुत बार ऐसे सैंपल कॉम्पोजिशन मैंने दे रखा है जो आपको आता है एयर पोल्यूशन पे आता है एक तो, ठीक है। देखो कैसे लिखना है एयर पोल्यूशन, एक पैराग्राफ पे बेसिक, फिर फर्स्टली, देखो ये वर्ड्स यूज करने होते हैं, फर्स्टली, इन एडिशन टू, फर्दर मोर, ऐसे कर, ठीक है, और इन कंक्लूजन। ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आप एक कॉम्पोजिशन को लिखते हो। मैंने आपको इस पूरे पीडीएफ में एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप एग्जाम्पल्स वगैरह देख सकते हो जब आप पीडीएफ परचेज करोगे। एयर पोल्यूशन पे बहुत बार आता है, ऑनलाइन लर्निंग पे बहुत बार आता है, ठीक है। क्लीनिंग इंडियाज रिवर्स, इस पे भी बहुत बार आया है। तो ये सब जो है आपको टॉपिक्स याद रखने हैं। वाटर कंजर्वेशन, एजुकेशन अवेयरनेस, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल, सोशल थीम्स, इन सब पे बहुत बार पेपर में आया है। तो यही सब आपको याद रखने हैं पेपर के लिए। ओके, आप चाहो तो आप ये पीडीएफ परचेज करके देख सकते हो, वरना आप चाहो तो आप ऑनलाइन भी जाकर, अगर आपको लगता है तो आप वहां से भी कहीं से देख सकते हो, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मल लेटर राइटिंग। पेपर में बहुत बार आता है, ठीक है। देखो फॉर्मल लेटर राइटिंग में आपको पता होना चाहिए आपको कैसे आएंगे। आपको जॉब एप्लीकेशन लेटर आ सकते हैं, लेटर टू प्रिंसिपल, बैंक मैनेजर, सीईओ, ये कोई भी आ सकता है। फॉर्मेट मैंने आपको दे रखा है, सबसे पहले आपका नाम आता है, ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट जो भी होगा, फिर फुल एड्रेस, डेट, फिर एक लाइन छोड़ते हो आप, उसके बाद आपका डेजिग्नेशन जिसको आप लिख रहे हो, द प्रिंसिपल, द हेड, द सीईओ, जिसको भी, वो कहाँ पे काम करता है वो, उसका एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ते हो, फिर आप सब्जेक्ट लिखते हो, फिर एक लाइन छोड़ते हो, डियर सर, डियर मैडम, या जो भी रिस्पेक्टेड सर, फिर बॉडी, एक लाइन छोड़कर थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, आपका नाम, और अगर आप कुछ सीवी वगैरह इंक्लूड कर रहे हो तो वो, ठीक है। ये आपके फॉर्मल लेटर का एक जो है पूरा मैंने आपको बता दिया कि कैसे फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो है एग्जाम्पल दे रखे हैं इस पूरे पीडीएफ में। जॉब एप्लीकेशन टू पब्लिशिंग हाउस, ये आता है एक बार। कंपनी के सीईओ को लेटर लिखने के लिए आता है, ठीक है। कॉलेज प्रिंसिपल को लिखने के लिए आता है, कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए, ये सब, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका आता है, दैट इज रिपोर्ट राइटिंग। ये भी बहुत बार पेपर में हमें देखने को मिला है, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग देखो बेसिकली क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे कि किसी इवेंट पे, कि इस इवेंट में ये हुआ था, आपके जैसे कॉलेज में कोई फेस्ट हुआ तो उस फेस्ट पे आप रिपोर्ट लिख सकते हो। इसमें आपको बेसिकली लिखना होता है कि इवेंट किस दिन हुआ था, किसने ऑर्गेनाइज करा था, क्या क्या एक्टिविटीज थी, कितने स्टूडेंट्स आए थे, रिजल्ट क्या रहा, ये सब। ओके, तो रिपोर्ट बेसिकली जो है क्लियर और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होती है। ये पूरा मैंने आपको रिपोर्ट का देखो फॉर्मेट दे रखा है। टॉपिक को आप बीच में लिखते हो कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। फिर आप ऐसे लिखते हो कि प्रिपेयर्ड बाय, देखो ऐसे ऐसे लिखोगे, रिपोर्ट ऑन वेलफेयर इनिशिएटिव फॉर सीनियर सिटीजन प्रिपेयर्ड बाय, आप जिसको भी आपका नाम आ जाएगा या जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो, किस दिन, डेट, सबमिटेड किसको करी है वो। अब इंट्रोडक्शन लिखोगे, ऑब्जर्वेशंस लिखोगे और कंक्लूजन लिखोगे, ऐसे करके रिपोर्ट राइटिंग होती है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बहुत सारे रिपोर्ट राइटिंग के एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये आप देख सकते हो। ओके, लास्ट क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। देखो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में मैं आपको क्या ही बताऊं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सिर्फ आप पे बेस्ड है, आपकी रीडिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं। एक तो देखो ये क्वेश्चन आता ही आता है कि टॉपिक मतलब एक पैसेज को नाम दो, तो कुछ भी नाम दे सकते हो आप, बहुत इजी होता है। जो भी आपको पैसेज में बहुत बार रिपीटेड दिख रही है चीज वो, ठीक है। टाइटल वाला बहुत बार आता है, समरी लिखने के लिए आता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता रहा है कि कैसे आपको समरी लिखनी है। पैसेज को पढ़ो ढंग से, टॉपिक, मेन टॉपिक आइडेंटिफाई करो, और उसके बाद समरी जैसे आप लोग लिखते हो कि इस पैसेज में ये बताया गया, और 75 से 100 वर्ड्स की रखना, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस पैसेज आपको दे रखा है। बाकी मैंने आपको सारा कुछ इसमें बता रखा है, क्या क्या आपको पहले लिखना है, क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ मैंने पीडीएफ में समझा रखा है। ये एक तरह आपका पूरा जो है रिवीजन हो गया है BEGS 183 का। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सब मैंने समझा दिए, सब कुछ बता दिया है। 1 घंटे की वीडियो बनी है, पिछली जो है 25 मिनट्स की थी, ये भी आपकी 25 मिनट्स की है। 1 घंटे में आपका सारा प्रिपरेशन हो जाएगा BEGS 183 का।
आप लोग ये पीडीएफ मेरे से परचेज कर सकते हो। नीचे आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है,